आज की कहानी है दोस्तों धोखा। आंखों में आंसू लिए अपनी डायरी लेकर मैं हिसाब किताब करने बैठ तो गई, पर मन ही नहीं लग रहा था। जब दिल शांत ना हो तो सचमुच किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। थक हार कर कमरे के बाहर बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज पवन की बात सुनकर अंदर कुछ दरक सा गया। सासू माँ कहती थी तो फिर भी समझ में आता था, आखिर वो सास हैं। पर मेरा पति वो ऐसा बोलेगा, इसकी मुझे उम्मीद न थी। कहाँ कमी रह गई थी। आखिर मैंने तो हर कदम पर उनका साथ दिया था। उनके सुख दुख में उनके साथ बराबर खड़ी रही। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। और आज एक ही झटके में मेरा नाम साक्षी है। मैं इस मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल ही हुआ है। मेरे परिवार हैं, मेरी सास श्याम लाल जी, मेरे पति पवन, एक देवर समीर है जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, और एक ननद भी है जिसकी शादी 1 साल पहले ही की है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इतनी तो है कि मैं संतुष्ट हूँ और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। मुझे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मेरे पति पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मुद्दा कुछ भी नहीं था, पर उसे बड़ा बना दिया गया। मैं कल ही अपनी छोटी बहन की शादी से लौटी हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी चटमंगनी पट ब्याह वाली शादी थी। सगाई और शादी में 10 दिन का ही फासला था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ भी अरेंज करने का मौका ही नहीं मिला। सगाई के बाद से ही मैं अपने मायके में थी। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी में उसे सोने की अंगूठी दूं, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कहीं भी कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऊपर से सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऊपर से ननद की शादी भी 1 साल पहले ही की है। अभी तो उसका भी कर्जा चुका नहीं है। फिर आए दिन आने वाली ये तीज त्योहार कमर तोड़ कर रख देते हैं। जब यह बात मैंने घर पर फ़ोन करके सासू माँ और पवन को बताई तो उन्होंने मुझे माफ़ कर और साफ मना कर दिया। सासू माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, ज़्यादा सिर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही दो। कोई पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, और वैसे भी मायके वालों को कौन इतना देता है। मैंने पवन से कहा तो पवन ने भी कहा, माँ जैसा कह रही है वैसा कर लो, क्यों फालतू बेवजह सिर पर बोझ ले रही हो। सगुन में कपड़े और 1100 रुपये रख देना। पर फिर भी मुझे यह बात सही नहीं लगी। हमेशा ही तो मायके जाने वालों से लेती ही हूँ। देने का मौका तो पहली बार पड़ा है, उसमें भी मेरा मन ही नहीं किया मानने का। इससे ज़्यादा तो मैं अपनी ननद की शादी में दे चुकी थी, तो अपनी छोटी बहन को क्या इतना सा नहीं दे सकती थी। पैसे तो मेरे पास इतने ही थे कि बहन को उसकी पसंद की साड़ी और सुहाग का सामान दिलवा सकती थी। पवन ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि सगुन में देने के लिए तुम्हारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या बहन की शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है या नहीं। हम वॉकिंग वुमेन के साथ यही समस्या होती है। सबको लगता है कि इसके पास हमेशा पैसे ही पैसे होते हैं। शायद यही सोच मेरे ससुराल वालों की भी थी, इसलिए किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, या हम लोग सगुन का सामान लेकर आ जाएं। खैर, उस समय मेरे हाथों में एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे पापा ने मुझसे शादी में दी थी। मैंने मेरी सोने की अंगूठी सुनार के पास ले जाकर बदलवा ली और उसके बदले में एक नई अंगूठी ले ली। शादी में पहनने के लिए नई साड़ियाँ तो मुझे मम्मी ने ही दिला दी थी, और कुछ कपड़े और ज्वेलरी पवन घर से लेकर आए। शादी वाले दिन जब कन्यादान लिखा जा रहा था, उस समय पवन और सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत अंदर आई और बहन के लिए लाई गई साड़ी, सुहाग का सामान और वो सोने की अंगूठी लेकर आई। उसे देखते ही दोनों के चेहरे फूल गए, पर इतने लोगों के सामने कुछ कह न पाए।
मैंने पवन के नाम से कन्यादान लिखवा दिया। बस तब से सासू माँ और पवन मुंह फुलाए बैठे हैं। वहाँ दोनों को मौका ही नहीं मिला। पर कल जब घर वापस लौटे तो इन लोगों ने ज़्यादा सब्र भी नहीं किया। घर में घुसते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बहू किससे पूछकर तुमने अपनी बहन को अंगूठी दी? अगर थोड़ा कम शगुन डाल देती तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मैंने धोखा नहीं दिया आपको। वो अंगूठी तो मेरी ही थी, जिसे बदलवा कर मैंने अपनी बहन को दे दी। इसे धोखा नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? जब एक बार मना कर दिया था तो फिर ऐसी हरकत क्यों की? क्या पता और क्या क्या देकर आई होगी अपनी बहन को हमारे पीछे। हमारा घर यूं लुटाने के लिए नहीं है। कौन सा आपका घर लुटा दिया मैंने? आपने तो मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए, पर मना तो किया था ना तुम्हें। फिर भी ज़्यादा पैसे वाली बन रही हो क्या? ये मेरे पास और तुम्हारे पैसे क्या होते हैं? अब तुम तेरा मेरा भी करने लगी हो। मुझे तुमसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। अब की बार पवन ने कहा। सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई और पवन चुपचाप घर के बाहर चले गए। पीछे से सासू माँ ने तंज कसा, तुम्हारे दिनों में तो हमें घर में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता था और इन्हें तो देखो पति के साथ ही धोखा। ऐसा कहकर वो भी अपने कमरे में चलती बनी। पर अब यह बात दिल पर चुभ चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में आकर हिसाब किताब लिखने बैठी थी। मन ही नहीं लगा। पर ये सब याद करते करते अचानक मन में एक हुक से उठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए और वापस हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब भी हिसाब पूरा हो गया तो अपने आप चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। तब तक बाहर से पवन और सासू माँ की भी आवाज़ आने लगी थी। पवन घर आ चुके थे और अभी भी बातचीत का मुद्दा शायद मैं ही थी। मैंने अपनी डायरी उठाई और बाहर आकर डायरी पवन को पकड़ा दी। डायरी देखकर दोनों की निगाहें मुझ पर ही टिक गई थीं। सासू माँ ने ज़्यादा चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कहा, अब यह क्या नया तमाशा है बहू? यह डायरी लेकर क्यों दे रही हो? डायरी नहीं सासू माँ, हिसाब किताब है। आप ही ने कहा था ना कि आपके वक्त में औरतें अपने पति को पाई पाई का हिसाब देती थीं, तो मैं भी अपने पति को पूरा हिसाब दे रही हूँ। घर की चीज़ तो पहले ही लुटा कर आ गई हो, अब काहे का हिसाब दे रही हो? एक बार देख तो लीजिए। डायरी को पढ़ते पढ़ते पवन का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और फिर गुस्से से पवन ने मेरी तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, ये क्या है साक्षी? मैं सिर झुकाए खड़ी थी और सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा, पर इतना मुझे अच्छे से पता था, आज के बाद मुझे धोखेबाज बोलने से पहले ये लोग 10 बार ज़रूर सोचेंगे। और ये असल में हुआ भी। उन्होंने कभी इस मुद्दे को दोबारा नहीं छेड़ा। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।